हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में श्री राम फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, श्री राम फ्लेक्सी कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 21 सितंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 6.1 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। मतलब 6.1 इयर्स पुराना फंड है। तो ठीक ठाक सा पुराना फंड है। अगर आप इसका कैटेगरी रिटर्न देखें 6.1 इयर्स में तो 17.31% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 6.1 इयर्स में तो 15.44% तक का रिटर्न है। मतलब इसके अंदर कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे रखा है। अगर आप देखें तो 2% से करीब करीब पीछे रह गया है ये अपने कैटेगरी से। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न देना जरूरी हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अभी आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसी से आप सिर्फ जज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर रिस्क एकदम लो ले रखा है अपने कैटेगरी से, और यहाँ पे आपको रिटर्न 15% मतलब 15.44% तक का रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ पे जो मैं नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में देखिएगा। ये नहीं कि यहाँ से एग्जिट कर लिया और आपने सोचिए कि यह बेकारी फंड है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, ऐसा मत सोचिए। अभी पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेगी कि कैसा क्या है, इसमें कितना रिस्क है, उसके बेसिस पे ये इतना रिटर्न दिलवा रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 5 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने 1000 रुपए तक SIP किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 94,832 रुपीज में। जी हाँ, तो आपका पैसा जो देख पा रहे हैं कि मतलब 34,832 रुपीज की बढ़ोतरी हुई थी 5 साल में। और मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो अमाउंट जो डिपॉजिट होता 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 5 साल बाद 86,705 रुपीज में। तब देख पा रही कि मतलब इस फंड ने गोल्ड से आपको बेटर रिटर्न देके दिया है, वो भी 5 साल के हिसाब से। और FD में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया होता आपका 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 72,007 रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ 15% तक का रिटर्न दे रखा है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, तब भी आपको गोल्ड से बेटर रिटर्न मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस चीज में आपको पता चला होगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो बिलो एवरेज है। देखिए, एवरेज किसको माना जाता है, यहाँ पे हमने बेंचमार्क या फिर कैटेगरी को ही एवरेज माना गया है। तो यहाँ से बिलो उसके मिल रहा है रिटर्न आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे बिलो एवरेज रिस्क है। वो कैसे है, अभी हम यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के बारे में पता करेंगे कि कैसे आपका रिस्क यहाँ पे लेके चल रहा है। तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं कि रिस्क और रिटर्न रेशियो इस फंड का 3 साल का, लास्ट 3 साल का डेटा मैंने निकाल रखा है। तब पे बीटा, तो बीटा की बात करें तो यहाँ पे आपको पता चलता है रिस्क, यहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, बीटा उसको बताता है। मतलब बेंचमार्क के हिसाब से कितना ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है, वो कैसे है, वो भी हमें आपको इसमें पता चलेगा। तो ये बेसिकली बीटा को माना जाता है कि अगर आपका 1 से नीचे उससे अच्छा माना जाता है, कि देखिए 1 के ऊपर तो बहुत ज्यादा मैसिव वॉलेटिलिटी आप उसको मान सकते हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल वो रहता है फंड। तो यहाँ पे 1 से नीचे होना जरूरी होता है। 0.8 या 0.9 भी जो बहुत ज्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी का 0.93 और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 1.02 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ से कैटेगरी से भी ज्यादा इसको वॉलिटी देखने को मिलती है, और रिटर्न भी कैटेगरी से नीचे है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। बीटा के मामले में बीटा ज्यादा है, तो आपको वॉलिटी आपको ज्यादा फेस करने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है, देखिए जो आपका एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना प्लस और उससे कितना माइनस, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है हर साल। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 15.61 है, और कैटेगरी का 14.27 है, 24 है। तो देख पा रहे कि मतलब अपने कैटेगरी से ज्यादा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं रिस्क के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पे रिस्क जो है कैटेगरी से ज्यादा लेके चल रहा है, और रिटर्न भी कैटेगरी से कम दिलवा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं नेगेटिव फीडबैक ही दूंगा रिस्क और रिटर्न रेशियो के मामले में। रिस्क और मतलब रिस्क को कंपेयर करेंगे आप रिटर्न के मामले में, डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। यहाँ पे मिनिमम SIP की बात करें तो आप यहाँ पे 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 500 रुपए से वन टाइम मतलब लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, कम अमाउंट से आप लमसम कर सकते हैं, कम अमाउंट से आप SIP कर सकते हैं। वन टाइम लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको पता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितने लोग कैसे पैसा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए AUM इसका सिर्फ 138 करोड़ रुपीज है।
जो कि बहुत ही कम है। अगर आप देखें 6.1 ईयर्स का पुराना फंड है और यहाँ पे एम साइज इतना कम है, मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा ज्यादा नहीं है, तभी इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। देखिए यहाँ पे सुपर नेगेटिव फीडबैक रहेगा कि क्या कि इसका एम साइज बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.7% तक एक्सपेंस रेशियो। देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है? फंड मैनेजर। तो उनको एक हिस्सा देना पड़ता है क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, तो वो एज एन एक्सपेंस रेशियो के तौर पे होता है, मतलब आपको एक मैनेजमेंट फीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। मैंने जो क्राइटेरिया सेट करेगा 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। देखिए लॉन्ग टर्म में आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टेड रह रहे हैं, उसके बाद आपने जब रिडीम करने का टाइम आया, तो आपने देखा कि यार मैं लाखों करोड़ रुपीज़ यार मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहा हूँ, तो कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पे 0.7% से नीचे होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए 0.7% है। तो इसको मैं एक ठीक-ठाक सा एक्सपेंस रेशियो बोलूँगा, यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक नहीं दूँगा, अच्छा खासा इसको फीडबैक दूँगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, जो कि मेन बात है यहाँ पे। मिड कैप में इनका 21.33% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 3.98% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 74.33% का एलोकेशन है, डेप्ट में एंड अदर्स में 0.01% का एलोकेशन है। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फंड मैनेजर को कोई भी कैटेगरी में अच्छा खासा मतलब एलोकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, 74.33% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे रिस्क कम लेने की कोशिश करी गई है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने ज्यादा रिस्क ले रखा है और रिटर्न भी थोड़ा कम दिलवा रखा है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के बारे में मैं कुछ ज्यादा अ, इसमें फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने रिस्क लेने कम लेने की कोशिश करी है। लार्ज में यहाँ लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, लेकिन फिर भी कैटेगरी के कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे रिस्क इन्होंने ज्यादा ले रखा है और रिटर्न भी कम ले रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा फीडबैक नहीं दे सकता मार्केट कैपिटल के बारे में। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हेल्थ केयर में 21.23% एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 19.28% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 17% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.19% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 10.87% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.24% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 3.8% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.15% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 1.79% का एलोकेशन है। तो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, हेल्थ केयर, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में, क्योंकि देखिए सेक्टर एलोकेशन प्रॉपर्ली उन्होंने डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर, गर्गी बैनर्जी है, इनके एक्सपीरियंस है 7.98 ईयर्स, मतलब 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सेकंड जो है आपका दीपक रामाराजू, इनके एक्सपीरियंस है 2.21 ईयर्स का, और सुदीप मोरे ये अभी भी ज्वाइन करे हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मैनेजमेंट करने के लिए। तो देखा जाए फंड मैनेजर के मामले में आप एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। वहां पे आप इसके पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखा है पास्ट में, और कैसे इनकी स्ट्रैटेजी होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा उस मामले में, फंड मैनेजर के मामले में। तो आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं पास्ट में इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं, कैसे इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। अब रेटिंग की बात करें, इसको 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं तो इस फंड को ओवरऑल बताऊं तो एकदम बेकार फंड है फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैटेगरी का। रीजन ये है कि देखिए रिटर्न जो है कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, 15% तक का रिटर्न दे रखा है आपको 6.1 ईयर्स में, और मतलब रेगुलरली हर साल आपको देते रहते हैं। इसको एवरेज आउट करके 15.1% 15.44% तक का रिटर्न दे रखा है। तो उस मामले में देखा जाए एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। रिटर्न के मामले में रिस्क भी ज्यादा ले रखा है अपने कैटेगरी से, और रिटर्न भी कम दे रखा है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। एम साइज बहुत ही कम है, मतलब लोगों का भरोसा नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि रिटर्न को देख पा रहे हैं और रिस्क भी देख पा रहे हैं, उस बेसिस पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी इसका एम साइज बहुत ही कम है, 138 करोड़ रुपीज, मतलब बहुत ही कम है, मतलब लोग इस पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव है, और मार्केट कैपिटल के बारे में कोई मैं यहाँ पे कुछ चीज बोल नहीं सकता इसके बारे में। और सेक्टरल एलोकेशन मैं इसको ठीक बोलूंगा, और फंड मैनेजर ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं इस फंड को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंड ने अब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है और रिस्क भी कैटेगरी से ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई एक भी रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको रेकमेंड करूं, एक्सेप्ट एक्सपेंस रेशियो को छोड़ के और फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है उसको छोड़ के। तो देखा जाए मैं यहाँ पे इसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, आप
दूसरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तरफ देखिए। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को इग्नोर मार सकता है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर ऐसे कई सारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उसमें भी आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और जाके आपने भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। वॉलेटिलिटी अगर आप फेस कर सकते हैं, तभी आप जाके ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ज़रूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।